पपीते के अंदर जो था, हमने जब से देखना शुरू किया तो उसकी एवरेज यील्ड एक तो बड़ी कम थी और दूसरा वो उसका जो टेस्ट था वो पाकिस्तानी टेस्ट के मुताबिक नहीं था। पाकिस्तानी टेस्ट जो है ना बड़ा खौफनाक है। ख़वातीन को अगर टमाटर जो है वो अंडे की शक्ल में ना मिले तो कहते हैं जी कि एक एड़ा जापानी फल लेके आ गए हो, वो उसको हंडिया में इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। बड़े साइज़ का या चप्पन टाइप की शक्ल का जो होता है उसको कोई इस्तेमाल नहीं करता। नंबर 2, अब इसको पीछे भी चाहे ले जाएंगे ठीक चलेगा जी, बिल्कुल एंड पे ले जाएं। अच्छा, पीछे आ रही है आवाज़ जी? अब ज़्यादा है? पाकिस्तान में आज से नहीं लग रहा, सदियों से लगता आ रहा है। और इसको इस्तेमाल कौन करते हैं? अच्छा जी, इसको कहते हैं जी जगाड़, ठीक है जी, जिसमें हम सारी कौम माहिर हैं माशाल्लाह। तो जी डिग पिया तो फिर पता है। अच्छा, इसके नीचे जी चले, ओके हम आगे चलते हैं जी। पपाया जो है पूरी दुनिया में जब उसके ऊपर रिसर्च शुरू हुई, उसमें मुख्तलिफ वैराइटीज़ आती गई, तो ये अपनी ब्रिक्स वैल्यू की वजह से कीमत पाना शुरू हुआ। मैं हमेशा बहुत सारी अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ कि जब मैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुझे रहने का मौका मिला तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि मेरे जो मेज़बान थे वो मुझे तरबूज़ की या खरबूजे की एक छोटी सी काश पेश करते थे खाने के साथ या खाने के बाद खाने के लिए। तो मैंने उनसे अक्सर ख़ास तौर पे टोक्यो में जब मेरे साथ ये वाक़या हुआ तो मैंने कहा यार तुसी किन्ने को कंजूस है हो कि आप मुझे बहुत छोटी सी काश जो है वो पेश करते हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे प्राइस बड़ी ज़्यादा है और वो प्राइस आप सुन के भी हैरान होंगे कि खरबूजे की प्राइस जो है वो स्टार्टिंग प्राइस एक आम 1 किलो 1.5 किलो के खरबूजे की वो 8500 येन से स्टार्ट होता है, यानी 8500 येन का, और आजकल के हिसाब से तकरीबन 16,000 रुपये का एक खरबूजा स्टार्टिंग प्राइस है जी। हम पाकिस्तान में इतने नाशुक्रे हैं या इतने कुफरान नेमत करते हैं कि हम अगर थोड़ा सा फीका निकला है तो उठा के फेंक देते हैं, कचरे में फेंक देते हैं, ज़ाया करते हैं। लेकिन वहाँ पे मैंने लोगों को एक एक लुकमे के लिए जो है ना एहतियात करते हुए देखा। सेम तरीका पपाया का है। पपाया का पाकिस्तान में रेट ही कुछ नहीं है। दुनिया के तमाम मुल्कों में, मसलन अभी हमारी जर्मनी से एक बड़ी अच्छी डील हुई है। जर्मनी के लिए हमें जो पपाया भेजना है वो एयरपोर्ट के ऊपर हमसे 1300 रुपये में पर केजी में ख़रीदा जा रहा है, लाहौर में और मुल्तान में, 2 जगहों के ऊपर। तो 1300 रुपीज़ पर केजी का रेट हमें पाकिस्तान में मिल रहा है। अच्छा, हमारी मंडी क्या रेट ले रही है? हमारी मंडी रेट ले रही है जी 200 रुपये से राउंड अबाउट में काश्तकार से, 200, 250, 150, यानी कि हम इसको मनों में अगर बात करें तो ये 8,000 रुपये मन के इर्द गिर्द फ्लक्चुएट इस वक्त हो रहा है। और इससे पहले ये 5 और 6,000 रुपये मन के ऊपर ये बिक रहा था। आज तक मैंने 4,000 या 3500 से नीचे जाते कभी नहीं तारीख़ में देखा। ये इसकी मिनिमम बॉटम प्राइस जो है 100 रुपये किलो से ऊपर रहती है। तो ये बताने का मकसद था कि हमने आगे रेट की बुनियाद पर जब फ़ैसला करना है। अच्छा, पाकिस्तान में हर आने वाला दिन जो है वो पपीते की मार्केट बढ़ रही है, बशर्ते कि आप और मैं मिल के तावन करें। आज आपने जो इसकी एक बाइट ली या खाया, एक पपीता घर जाते हुए लेके जाइएगा। मैंने अपने घर में जो बुज़ुर्ग ख़वातीन थी, बुज़ुर्ग थे, उनको मैंने कहा कि जी मैं पपीता लेके आया हूँ। तो उन्होंने कहा जी तौबा तौबा, ये तो बीमार बंदे खाते हैं। तो मैंने उन्हें कहा जी कि एक दफ़ा मेरे कहने पर चख के तो देखें ना। तो मेरे कहने पर उन्होंने बादल खास्ता बड़े औखे हो गए। उन्होंने जब वो खाया ना तो उन्होंने कहा जी ये तो मैंगो जैसा लग रहा है ना, इतना मीठा है। और आप यकीन जाने कि उस दिन के बाद से वो जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हमारे घर में, हमारी फैमिली में हैं, तो वो तरजीहन ज़्यादा गला हुआ और पका हुआ नरम जो है पपीता वो खाना पसंद करते हैं। एक तो उसकी ब्रिक्स वैल्यू बड़ी ज़्यादा हो जाती है, और दूसरा याद रखिएगा कि जितना मर्ज़ी हैवी खाना खा लें और उसके बाद सिर्फ 2 काशें इसकी खा लें, इसके अंदर जो मौजूद एंजाइम्स हैं वो आपका खाना जो है विद इन फ्यू मिनट्स डाइजेस्ट कर देते हैं। इसकी डाइजेशन पावर बड़ी अच्छी है। कचरी पाउडर इससे बनता है, इससे गोश्त को गलाया जाता है। तो खाने के साथ आप 2 काशें खा लेंगे तो नेचुरल डाइजेशन के तौर पे आपका, और इसके बड़े फ़ायदे हैं वो अभी हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आज बताने का मकसद ये था कि जब तक इसकी काश्त जो है कोई 10,000 एकड़ को क्रॉस नहीं करती उस वक्त तक तो आपको रेट का कभी सोचना भी नहीं, परेशान होने का। नंबर 2, एक्सपोर्ट का क्वालिटी है। एक्सपोर्ट क्यों हो सकता है? जिस फल की शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा होना उसको एक्सपोर्टेबल फ्रूट के तौर पे गिना जाता है।
इसको जब हम कच्चा तोड़ते हैं तो ये 15 दिन में पक के तैयार होता है। कच्चे से मुराद हल्का सा पीला हुआ, तो इट मीन्स कि ये 15 दिन तक बाई सी या बाई एयर भिजवाने में इसको कोई तरद्दुद नहीं है। दुकानों पे पड़ा कई दिन पड़ा रहता है। तो इस फल की क्वालिटी ये है कि ये एक्सपोर्टेबल है। सबसे आखिरी सवाल जो मैं सबसे पहले करके फिर एंड पे लेके चलूँगा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है, वो कैसे है वो हम एंड पे जाके डिस्कस करेंगे। तो पपीते के लिए जी हम सबसे पहले ये इसकी टेक्सोनोमी, ये इसका कलर, इसकी शेप, ये सुर्ख रंग के अंदर पाया जाता है। ये पपीते के साथ पिछले साल की मेरी तस्वीर है, यहाँ पे भी जो मौजूद आप दोस्त आए हैं। तो आज के दिन की आपकी बड़ी वैल्यू होगी कि अगर आप यहाँ पे पपीते के पौधों के साथ अपनी तस्वीरें बनाएं और अपने फेसबुक के ऊपर डालें कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए हैं और आज के दिन में आपने जो सीखा उसको अपने दोस्तों को, अपने दूसरे काश्तकारों को ज़रूर बताइएगा। खुदारा इल्म छुपाने वाले मत बने, इल्म को एक दूसरे तक पहुँचाने वाले बने। मैंने आगे जैसे गंदम का आपको बताया, आप यकीन जानें जब आप गंदम का, गन्ने का, कपास का इल्म एक दूसरे तक पहुँचाते हैं तो उस साल बम्पर यील्ड्स आती हैं। और एक आखिरी इसमें मैं ऐड कर दूं जो टॉपिक से हट के है, हुकूमत पाकिस्तान जो है अगर संजीदा हो जाए प्रोडक्शन बढ़ाने में तो हम इससे आधे रकबे के ऊपर गंदम की उतनी यील्ड ले सकते हैं जितनी आप ले रहे हैं, और जो बकिया उसके ऊपर हम वो चीज़ें उगा सकते हैं जिसकी पाकिस्तान को डॉलर के साथ ख़रीद करनी पड़ती है या बाहर से डॉलर मिल सकते हैं, एक्सपोर्टेबल हैं। उसमें नारा एक छोटा सा था मेरा, मैं हमेशा कहता था कि ग्रो फॉर द वर्ल्ड। साबका वज़ीर-ए-आज़म ने मुझे जब एक दफ़ा बुलाया और बात हुई तो मैंने उनको कहा, उन्होंने मुझे कहा जी पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को कैसे ऊपर लेके जाएंगे। तो मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह इससे नीचे नहीं जाने दूँगा, क्योंकि इससे नीचे जगह ही कोई नहीं है जिस आप जा सकते हैं। हमारी दुनिया में ट्रेड शेयर जो एग्रीकल्चर का 0.3% है। और एक हैरानकुन इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूँ कि हमने IMF से जो कर्ज़ा लिया है ना वो है जी $4.3 बिलियन पिछले 3 सालों में। एड़ियाँ रगड़ रगड़ के, मिन्नतें कर कर के, शर्तें मान मान के $4.3 बिलियन। और सिर्फ पिछले 11 महीने में जो हमने एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया है उसकी प्राइस आज चलेगी है $4.5 बिलियन। 4.5 यानी कि उस कर्ज़े से भी ऊपर हमने 11 महीने में सिर्फ तेल मंगवा के खा छोड़ा है। तो क्या हमें ये सकत नहीं थी कि हम उगा सकते थे। हमारा कनोला दुनिया का बेहतरीन ऑयल नहीं है? बिल्कुल है जी। हम मलेशियन पाम ऑयल क्यों इंपोर्ट करते हैं? ये चंद एक हटके सवाल है जो आने वाले दिनों में एड्रेस काश्तकार को करने हैं। और यकीन जानिएगा कि काश्तकारों के लिए एक फ़िक्रा बोलता चलूँ, मेरे एक बहुत बड़े जागीरदार दोस्त थे जिनकी काबिल काश्त राज़ी जो है वो को 13,000 एकड़ और वैसे 70,000 एकड़। तो उस काश्तकार ने मज़ीद 1,000 एकड़ जब मैंने ख़रीदा तो मैंने उसको कहा कि आपने क्या करना था 1,000 एकड़ ख़रीद के? तो उसने मुझे बड़ा खूबसूरत फ़िक्रा बोला कि गॉड हैज़ स्टॉप्ड मैन्युफैक्चरिंग लैंड। अल्लाह पाक ने ज़मीन को तख्लीक करना बंद कर दिया, बल्कि अब ये कॉलोनियों में आएगी, बाकी जगहों पे जाएगी, ज़ाया होएगी। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही सूरत है कि हम अच्छे तरीके से अपनी ज़मीनों को काश्त करें, इंटेंसिव फार्मिंग में जाएं, थोड़ी ज़मीन से ज़्यादा कमाने की कोशिश। सपोज़ आपने अगर बदकिस्मती से आपने गंदम लगा ही ली है तो यार 70 मन क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं आपका कमाद जो 1800 मन क्यों नहीं निकलता है जी? आज हमारे पास हमारी गाड़ी में बंदा बैठा बता रहा है जी मैंने 1800 मन गंदे की पैदावार फैसलाबाद में ली है। तो जब 1800 मन आप फैसलाबाद में ले सकते हैं तो फिर बकिया जगहों पे इससे बेहतर क्यों नहीं ले सकते? आपका टारगेट जो है वो 80 मन 90 मन गंदम होनी चाहिए। चलें 90 का टारगेट रखेंगे तो 70 तो ले लेंगे ना जी। और उसके लिए करना क्या है, आज के ग्रुप में हम आपको गंदम का एक प्लान शेयर करेंगे कि आपने किस किस तरीके, आपने सिर्फ उसको पोटैश की और बोरिक एसिड की स्प्रे करनी है तीसरे पानी पे या गोब की हालत के ऊपर जाके। बोरिक एसिड उसके दाने के बनने के प्रोसेस को बेहतर करता है और दाने को सूखने नहीं देता। लाएँ जीते रखें जी। ये आपकी ट्रेनिंग का आज का हिस्सा है कि आज हमने आपको बीज लगाना सिखाना है, बीज उगेगा कैसे, उसकी थैलियाँ कैसे लगाएंगे। तो थैलियाँ मंगवा लें जी, पंच मशीन आपने साथ साथ दिखाते जाना है जी करके, ठीक है। अगला करें जी, इसको खोलें। अच्छा, इसका जी इस्तेमाल जो है ये आपको नेट से हर चीज़ इसकी मिल जाएगी कि कार्बोहाइड्रेट कितने हैं इसमें। इसमें जो सबसे मज़े की चीज़ों में से एक चीज़ पोटैश है। दिल को धड़काने के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा पोटैश जो है ना वो पाई जाती है शकरकंदी के अंदर, केले के अंदर, और तीसरा वो कौन सा फल होता है जो, कौन सा जी, वो जो एवोकेडो जो है ये तीसरा हमारा फल है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेशियम पाई जाती है, जो कि दिल को धड़काने के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपका दिल धड़कता रहेगा अगर आपने पोटैश खाई हुई है। तो इसके अंदर पोटैश की अच्छी खासी बड़ी मिकदार मौजूद है।
और इन सब से ज़्यादा खजूर की गुठली के अंदर, कोई सी भी खजूर ले लें, इसकी इस्लामी रवायात भी आपको मिल जाएंगी कि सबसे पहला बाईपास कैसे हो वगैरह वगैरह। तो सबसे ज़्यादा पोटैश की मिकदार जो है वो खजूर की गुठली के अंदर पिसवा के रखें और उसको अपनी हर खुराक के साथ शामिल करें ताकि आपका दिल धड़कता रहे। ह्यूमन बॉडी जो है वो डिज़ाइन की गई है मेरे हकीम के मुताबिक, जो मैं हमेशा हर दावे में कहता हूँ, जो मेरा हकीम है बड़ा मज़े का है, जो उसने MBBS के बाद FCPS किया, फिर उस PhD इन मेडिसिन किया और फिर जाकर उसने हिकमत कोर्स किया। और एज़ पर हिम ह्यूमन बॉडी इज़ डिज़ाइंड टू लिव फॉर 500 ईयर्स, 500 साल ज़िंदा रहने के लिए। हम लोग अपनी बॉडी का कैसे बेड़ा गर्क करते हैं, एक अलग सेशन होगा जिसके ऊपर हम जितनी स्पीड से गंदम खाते हैं और वो चीज़ें खाते हैं जो मना की गई हैं, वो चीज़ें खाने से हम अपने जिस्म का उतना जल्दी बेड़ा गर्क करते हैं। चले 500 साल नहीं तो कम से कम 100-120 साल तो आपको सही तरीके से ज़िंदा रहना चाहिए ना। तो बहरहाल अब हम दोबारा अपने मौजू की तरफ चलते हैं जी, कि इसके अंदर जो यूजेस हैं, आपने इसके जो इस्तेमालात हैं, आपको ड्रिंक्स में, जैम में, आइसक्रीम में, खाने की चीज़ों में, ये तमाम कन्फेक्शनरी में इसके अंदर इसका इस्तेमाल मिलता है। जूस और नेक्टर इसका इस्तेमाल बड़ा होता है और इसका जो है वो सब्ज़ी के तौर पे भी इसको पकाया जाता है और सबसे बड़ा इसका इस्तेमाल जो है वो कचरी पाउडर के अंदर जो है वो आता है। हेल्थ बेनिफिट्स के अंदर इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, इसके अंदर एक केमिकल पपेन के नाम से मौजूद होता है जो कि एंटीबायोटिक बनाने के, अभी किसी को मैं कट लगाऊंगा, बल्कि एक ना फ्रेश मंगवा लें जी, डॉक्टर साहब आपको भी ज़रूरत पड़ेगी जी। पपेन के ऊपर आपने काम किया है जी, क्या करता है जी पपेन? अस्सलाम वालेकुम जी। पपीते के पत्ते के अंदर और पपीते के फ्रूटों के अंदर एक फ्लेवोनाइड है, उसका नाम है पपेन। ये क्या करता है? आपने अक्सर सुना होगा कि लोग गोश्त गलाने के लिए कच्चा पपीता इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये जो पपेन है ये प्रोटीन के मालिक्यूल को तोड़ देता है और उसको छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स में बना देता है, तो वो डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है। इसको फिर इस्तेमाल किया गया कि कैंसर काज करते हैं कुछ जो बीफ और मटन के जो कुछ अमाइनो जो प्रोटीन्स होती हैं, ये पपेन निकल रहा है तो वो इंसानी जिस्म प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो उनको कहा गया है कि वो लोग जो पपीता खाते हैं, ये देखिएगा जी, तो वो उनके अंदर ये बड़ी इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसका एक शोहरत ये आई कि ये पपेन ये डाइजेस्ट कर देता है गोश्त को। अच्छा, ये पत्ते के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन फ्रूट के अंदर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ये करता ये है कि जो कोलेस्ट्रोल है, बैड कोलेस्ट्रोल, अच्छा पहले ज़हन में रखें कोलेस्ट्रोल कोई बीमारी नहीं है। ये एक मिथ बनी हुई थी कि 70s में कह दिया गया कि कोलेस्ट्रोल आप नहीं ले सकते, आप मैक्सिमम 350 मिलीग्राम एक दिन में ले सकते हैं, वरना आपका हार्ट का मसला आ जाएगा। फिर 80s में आहिस्ता से रिसर्च आई कि नहीं, इंसानी जिस्म जितनी मर्ज़ी कोलेस्ट्रोल ले ले वो मेटाबोलाइज हो जाती है। फिर आया कि नहीं, जितनी मर्ज़ी ले ले ये कोई मसला नहीं, आप बाहर से लेंगे तो आपका जिस्म जो है ना, आपका लीवर जो है ना वो नहीं बनाएगा, आप नई कोलेस्ट्रोल लेंगे तो वो लीवर बना लेगा। अच्छा, वहाँ से बात आगे चलती चलती ये आई कि लीवर के अंदर भी जो ये जो कोलेस्ट्रोल का प्रॉब्लम है, ये खून के अंदर जब कोलेस्ट्रोल की ऑक्सीडेशन होती है तो वो प्लेक में बनता है। अगर उसकी ऑक्सीडेशन हो जाए तो अगर आपने अभी कभी आपके टेस्ट करवाने हैं ना आपने, तो आपने ट्राइग्लिसराइड टेस्ट करवा लें सिर्फ, बाकी भूल जाएं कि HDL कितना है, LDL कितना है, बाकी कितना है टोटल का उसको देखें ही ना, सिर्फ ट्राइग्लिसराइड देख लें और आप देखेंगे जिसको भी कोलेस्ट्रॉल का मसला ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होंगे और वो ट्राइग्लिसराइड तबाही फेरते हैं। जिसका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है वो तैयार हो जाए कि अब उसका अगला मरला ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट का, वो सारे आने वाले। अच्छा, वो ऑक्सीडेशन होती है ना जब, तो पपेन कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन नहीं होने देता और रेगुलेट हो जाता है। तो हार्ट हेल्थ के लिए पपेन का बहुत बड़ा ये काम आया। उसके बाद ये आया कि फैटी लीवर के अंदर भी पपेन बड़ा इफ़ेक्टिव है। तो इसकी वजह से इसकी एक इंडस्ट्री पूरी खड़ी हो गई। पपेन को अब मार्केट किया जा रहा है, फ्रूट से निकाल के भी, पत्ते से निकाल के भी, दोनों तरीक़ों से। तो पहले भी मैंने बात की थी कि अब इसे एज ए इंडस्ट्री आप यूज़ कर सकते हैं, एक नया बल्कि आप तो शायद समझे कि पपेन इसका बाई प्रोडक्ट है,
दुनिया में पपीता बहुत सारी जगह पे लगाया जा रहा है पपेन के लिए, वहाँ फ्रूट और बाकी चीज़ें बाई प्रोडक्ट है कि वो इतना महंगा है। तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी इधर इनवाइट करना चाहिए पाकिस्तान में, बल्कि ऑलरेडी किसी ने ऑफ़र भी की थी, लेकिन हमने कहा कि भाई अभी हम इसको एक्सट्रैक्ट करना, ड्राई करना, उसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग कर लें, फिर हम वो भी करेंगे। तो ये उसकी हेल्थ की है। बाकी अगर इसकी जो प्रोडक्शन है, बाकी सब कुछ है, वो तो साजिद साहब आपको बड़ी डिटेल के साथ बताएंगे। अच्छा, एक और चीज़ आई है कि आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा ना कि ये जो भी जिसको भी डेंगू होता है ना, प्लेटलेट्स गिरते हैं, तो सारे लोग लंदन नहीं भागते, कुछ लोग इधर पपीते के पत्ते वगैरह पी के खा के भी ठीक हो जाते हैं। तो वो पत्तियों के साथ उनका उनका प्लेटलेट्स कैसे बेहतर हो जाता है। कुछ पहले डॉक्टर साहब सेकंड करेंगी, डॉक्टरों ने कहना शुरू कर दिया कि डेंगू फीवर में जो प्लेटलेट गिरते हैं ना, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट फिर पानी नहीं पीता, वो डिहाइड्रेट हो जाता है, और डिहाइड्रेशन के इफ़ेक्ट से पेशेंट मरते हैं। तो उसको फौरी तौर पे ड्रिप लगाते हैं, फौरी तौर पे उसको हाइड्रेट करते हैं। तो हाइड्रेशन लेवल जब उसका बेहतर होता है तो वो मरीज़ खुद ही 5वें दिन उसके प्लेटलेट्स इंप्रूव करना शुरू कर देते हैं। तो जब उन्हें जूसेस दिए गए तो वो भी उसको हाइड्रेट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जब ये पपीते के पत्तों का जूस दिया गया तो वो इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर इतने ज़्यादा हैं कि उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा हेल्प की। लेकिन अब ये 3-4 पेपर मैंने रात को ही देखे हैं, ये बाकायदा पब्लिश हुए हैं 2022 में, कि जब पत्तों का एक्सट्रैक्ट दिया गया है उन लोगों को जिनके प्लेटलेट्स कम है, उन्होंने सिग्निफिकेंटली प्लेटलेट्स भी इम्प्रूव किए हैं। और उसके अंदर अगेन वो पपेन का भी रोल है। ये इतना इम्पॉर्टेंट न्यूट्रास्यूटिकल या फार्मास्यूटिकल हमारे पास है, इसको न्यूट्रास्यूटिकल कहना चाहिए, एक कंपाउंड है जिसको हम लेके आगे जाएंगे। बिल्कुल है सर जी, और सर ओके जी। अब सबसे पहले कि जी पपीता जो है इसका क्लाइमेट क्या चाहिए, तो क्लाइमेट जो है इसको बहुत गर्मी भी पसंद नहीं है और बहुत सर्दी भी पसंद नहीं है। मॉडरेट क्या है, 31 के प्लस माइनस में, यानी कि 37 तक इसको बड़ा अच्छा सूट करता है और 25 तक ये बर्दाश्त करता है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर बाज़ औक़ात 45 तक भी जाता है। उसका हल ये आपको दिखाने के लिए आज सबसे कीमती चीज़ जो है, आप जहाँ मर्ज़ी पपीता लगाएं लेकिन उसके साथ जंतर लगाएं, जो कि सिंधी जंतर है, सस्बेनिया कहते हैं इसको। अगर आपने ज़रा ज़्यादा टेक्निकल नाम लेना है इसका, सस्बेनिया स्पीशीज़ जो है आपने लगानी है। इसको सिंध में मांजली या मजांदड़ी कहते हैं, ठीक है जी। ये पूरे एकड़ में आपका 300 या 500 रुपये का बीज लगेगा, लेकिन इसकी छाँव के नीचे हमारे पौधे की पूरी गर्मियाँ बड़े अमन से गुजरी हैं और आगे कोरे के असरात से भी इसको प्रोटेक्शन देगा। तो अब ये 2 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि पाकिस्तान में हर जगह पे लगाया जा सकता है, सवाए जेलम से ऊपर या इस्लामाबाद से ऊपर ठंडे इलाकों में जहाँ पे सर्दी या कोरा लंबा चलता है, वहाँ पे लगाने के लिए आपको इसको शॉपर टनल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम इन्हीं दरख्तों के ऊपर अभी थोड़े दिनों में बारीक से धागे या रस्सियाँ लगा के इसके ऊपर शॉपर भी लगाएंगे। और शॉपर इसमें महंगे वाला नहीं, जो पिछले साल का टनल फार्मिंग का बचा हुआ जो हमें 1600 रुपये मन में मिल रहा है, वो हम लेके इसके ऊपर लगाएंगे, वो बड़ा सस्ता है इसके ऊपर पड़ेगा। दूसरा तरीका है इसको सर्दी से बचाने का, वो धुनी देने का। आम ज़िम्मेदार जैसे बागों के काश्तकार जानते हैं कि कोरा उन रातों में पड़ता है कि जब टेम्परेचर भी डाउन हो और दूसरा हवा भी ना चल रही हो। तो उन रातों में खेत की चारों कॉर्नर्स के ऊपर थोड़ा सा धुआं कर देते हैं। उस धुआं करने के साथ जो है वो आपका उसका सर्दी का असर जो है वो कम हो जाता है। तीसरी चीज़ हम इसमें क्या करते हैं कि रात को पानी भी लगा देते हैं। ये 3-4 चीज़ें मिल के उसको फ्रॉस्ट के असर से बचाती हैं और गर्मियों में हमें 100% ये पौधा जो है वो गर्मी के असर से बचा देता है, सस्बेनिया जो है। तो हमारा पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह पे ये लगाने का तजर्बा कामयाब हो चुका। सिंध में तो बहुत कामयाब है, रेमियर खां में लोग लगा रहे हैं, मुल्तान में लगा रहे हैं, फैसलाबाद में बहुत लोग, और आपका जो ठंडा इलाके निस्बतन जो हाफजाबाद का और शेखुपुरा का और सियालकोट का अराउंड इस वक्त, अच्छा आपके लिए बड़ी हैरानी की बात होगी कि आज से कुछ अर्सा पहले ये कुछ 10,000 एकड़ पे गया। 10,000 एकड़ से ये वापस आया नाकामी की स्टोरियाँ लेते हुए, जब लोगों को ये नहीं पता चलता था कि यकदम बीमारी कौन सी आई है। लोगों को ये पता नहीं चलता था कि इसके ऊपर वायरस आ गया है या इसको रास चूसने वाले कीड़े ने अटैक कर दिया। तो आज के दिन में आप सबसे अहम लेसन लिखेंगे कि आपने पपीते को दरख्त के तौर पे या बाग के तौर पे नहीं लेना, आपने इसको सब्ज़ी के तौर पे लेना है। आपने हर हफ्ते इसकी स्प्रे करनी है। मेरा छोटा बैग भी मंगवा दीजिए।
इस अच्छा जी, अब हम चलते हैं। कोशिश होगी कि अगले को 20-25 मिनट में ये टॉपिक जो है ना इसको क्लोज पे लेके चलें, क्योंकि आपके क्वेश्चंस भी होंगे। तो पपीते को क्लाइमेट का आपको पता चल गया, टेम्परेचर्स के पता चल गया, ज़मीन कैसी चाहिए। जो गोरा कहता है इसके बारे में, वो कहता है जी आपको 6.5 pH तक, पाकिस्तान में ऐसी अवेलेबल नहीं है। हमने अभी तक सिंध में भी जहाँ पे भी लगाया है कोई 8 pH तक भी ये चला है। 8 से ऊपर फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आना शुरू होता है, 8 pH तक। और अगर आपकी ज़मीन कड़वी है, नमकीन है, तो आप एक छोटा सा गड़ा निकाल के उस गड़े में अच्छी और मीठी मिट्टी जो ना भर सकते हैं। उस मिट्टी के साथ क्या होगा कि आपका पपीता जो है उसको फ़ौरन उगते हुए, चलते हुए जो माइक्रो क्लाइमेट मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा, वो बड़ा अच्छा मिलेगा। हमने ये सारे के सारे पौधे गड़ों में लगाए थे, छोटे साइज़ के गड़े तैयार करके। जब हम ग्रुप में आज रात शेयर करेंगे ना, तो हम आपको वो सारी स्टोरी शेयर करेंगे कि हमने यहाँ पे पौधे कैसे लगाए, कितने गड़े बनाए, कितना उसको ज़मीन के अंदर लगाया, इसका पॉट का साइज़ कितना था, पौधा कितना बड़ा साइज़ का था, एग्जैक्ट डेट्स क्या थी। ये तकरीबन 6.5 माह का पौधा है जो यहाँ पे खड़ा है, ये बिल्कुल बच्चा है अभी। इसने तकरीबन 3 साल तक चलना है। इसका असल फल जो है वो आज से 2 माह के बाद कमर्शियल यील्ड, वैसे हम इससे पैदावार लेना शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो सही कमर्शियल यील्ड है वो 2 माह तक इसके आना शुरू होगी। तो एक और चीज़ जो कैलकुलेशन में करवाने की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम दावा करते हैं जी कि एक पौधे के साथ 2 से 2.5 मन नॉर्मल लग जाता है, बहुत नॉर्मल है। लेकिन आपकी कैलकुलेशन के लिए आप उसको 1 मन के ऊपर कैलकुलेट करें, बिल्कुल कम के ऊपर, कि 1 मन एवरेज है जी। अब 1 मन एवरेज पूरे साल में हम कह रहे हैं उसकी। आपके पास एकड़ में आपने 1200 पौधा लगाया, 1150 पौधा लगाया, आपका एंड तक चलते 1000 पौधा जिंदा सलामत बच गया। 1000 पौधा ज़रब 1 मन, सिर्फ 1000 मन की पैदावार आ गई। आज का रेट 6,6500 रुपये मन का, और वैसे 4,000 रुपया नॉर्मल। आप मिनिमम रेट के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 4,000 के साथ कितने पैसे बनते हैं जी? तकरीबन 40 लाख रुपये। ये है जी बुरे तरीन रेट पे हल्की तरीन पैदावार के साथ। अगर आपकी पैदावार डबल हो जाए या रेट जो है वो 7,000 पे चला जाए, तो फिर आप सोच सकते हैं कि वो, और अगर आप एक्सपोर्ट में आ जाएं तो वो तो खैर कमाल है। लेकिन हर बंदा चूँकि एक्सपोर्ट कर नहीं सकता, कुछ के लिए तो लाहौर एक्सपोर्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बराए मेहरबानी अपने इन तमाम चीज़ों को जहन में रखिएगा कि आपके नज़दीक मंडी किधर है, बेचना किधर है। अगर आप लगा लें कल को जी किसी छोटे शहर के अंदर और कहें जी वहाँ पे पपीता खाता कोई नहीं है, काम शुरू करने से पहले आपके पास ये 4-5 इंस्ट्रूमेंट्स लाजमन होने चाहिए। नंबर 1 तो आपका जो मैकेनिक है, आपका जो ड्राइवर है, जो आपका मुंशी है, उसके पास लेंस होना चाहिए, ठीक है जी। और लेंस भी जिसके अंदर जो है ये लाइट वाला छोटा लेंस, ये 4x से लेके तो 12x तक मिलता है, यानी कि 12 गुना बड़ा करके दिखाता है। अगर आप मुझे भी देखेंगे तो मेरा आपको नाक चेहरा बड़ा जो इसके अंदर नज़र आ रहा होगा, मेरे बाल आपको बड़े नज़र, ये आपके कीड़े और को बीमारी को पहचानने में हेल्प करता है आपको। अगर इसी माइक के साथ हम इसको लगाएं तो ये दूर से आपको माइक जो है काफ़ी, इतनी दूर से भी आपको इसके सारे रेशिया चीज़ें जो है वो नज़र आ रही होंगी जी। 10x अच्छा रहता है जी, 10x अच्छा रहता है, ठीक है जी। ये आपको नज़र आ रहा है कि इसका साइज़ और चीज़ें आपको बड़ी, आपने कीड़ा देखना है, आपने बीमारी पहचाननी है। 35 साल से ऊपर का बंदे की नज़र मशकूक हो जाती है, श्योरिटी नहीं रहती। आपने अगली चीज़ें दिखाते जाइएगा मुझे। आपके पास एक नॉर्मल सा टेस्टिंग का न्यूट्रिएंट्स को चेक करने के लिए चार्ट होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपका पता है तो आप समझें कि खुराक बड़ी कम हो गई है, बढ़ गया, बेहतर हो गया, बेहतर हो गया। यहाँ पे जाके आपने खुराक को रोक देना है। फिर आपने मज़ीद नाइट्रोजन या फास्फोरस उसको नहीं देनी है, फिर आपने उसको पोटाश के ऊपर लेके आ जाना है। ये 2 पकड़ लीजिएगा। सॉइल का टेम्परेचर और ये चीज़ें नोट करने के लिए आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट मौजूद होना चाहिए, ताकि आपका टेम्परेचर उसका जान सकें और उसके मुताबिक आप उसके अंदर, इसके अंदर कुछ स्लॉट्स होते हैं जिससे आप उसकी ज़रखेज़ी भी जांच सकते हैं। इस तरह के और कई इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं जो ज़मीन के अंदर ट्रिगर करके आप उसके न्यूट्रिएंट्स भी जो है मालूम कर सकते हैं। आगे दिखाते चलिएगा ज़रा स्पीड से, ना टाइम कम है। ये भी देते हैं, ये भी देते हैं, पानी मंगवा लें। ये TDS और EC मीटर है, टोटल डिज़ॉल्वेबल साल्ट्स बताएगा और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बताएगा, ताकि आपको अपने पानी का मीठा होना, मिट्टी का मीठा होना जो है। अच्छा, ये मैं ग्रुप में ना आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स की तस्वीरें भी शेयर करूँगा। ये आपको मिलते कहाँ से हैं? तमाम अच्छे साइंटिफिक स्टोर से, तमाम अच्छे साइंटिफिक स्टोर से आपको ये मिल जाएंगे। लाहौर, अगर फैसलाबाद में बात करें तो जिना कॉलोनी में, लाहौर में आपको मिल जाएंगे आबकारी रोड के ऊपर से। हमारे काश्तकारों के पास अक्सर एक मसला होता है कि आपके लड़के जो ना कहते हैं जी बारिश हो रही है, काम नहीं करना, या कोई मौसम अच्छा नहीं है, तो हमारे पास अपने खेत के ऊपर ये छोटी सी
शॉपर से बनी हुई जो है इनकी शीट्स मौजूद होती हैं। ये प्रॉपर बंदे के ऊपर चढ़ के उसको बारिश और इन चीज़ों से महफूज कर लेती हैं। ठीक है जी। इसमें और जब बारिश हो रही हो तो हम कोशिश करते हैं कि ख़त्म होती हुई बारिश के अंदर खेत के अंदर अपनी खाद डालें, उसका असर, उसका रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है जी, लाइएगा जी। अच्छा, आपके फार्म के ऊपर ये इंस्ट्रूमेंट लाजमन होना चाहिए। ये जहर निकालने वाला इंस्ट्रूमेंट है। सांप का या किसी कीड़े का अगर काट लिया है तो ये उसको जहर निकालने, ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपके नॉलेज में आ जाए चीज़ें। मैं आपको इसकी तस्वीरें भी शेयर करूँगा। ये ज़रा एक दफ़ा लगा के दिखाएं ना आप किस तरह काटता है जी। ग्राफ्टिंग टूल है। आपने कहीं से भी आपको अच्छा पौधा नज़र आता है तो आप उसको काटें और काट के ला के अपने खेत में लगा दें। आपको ऐसा अनार नज़र आ जाता है किसी जगह पे, आपको पौधा तो कोई नहीं देगा, आप उसकी कटिंग ला के अपने खेत में लगा सकते हैं। इस तरीके से आपकी 100% कटिंग जो है वो लगती है। जाइलम फ्लोएम टिश्यू डैमेज नहीं होते हैं और वो उस तरीके से आगे लगती है जैसे उसको लगने का हक होता है। एक आध स्टिक मुझे यहाँ से कोई तोड़ के देना है, कोई इधर है कोई अपना लड़का, ये इसकी मुझे स्टिक के काट के दें किसी में ताकि ना दिखाऊँ इसको। ये इसी की शाख काट दें। किसी भी जगह पे जहाँ पे आपको कोई चीज़ ने काटा है वहाँ पे थोड़ा सा कट लगाएं और कट लगाने के बाद इसको सक करें और ये सक्शन से देखें मेरा पूरे का पूरा इसके अंदर जो है वो इसके अंदर आ गया। ठीक है, ये सक्शन पंप की तरह काम करता है और ये फौरी तौर पे ब्लड उसमें से निकाल देगा जिसमें पॉइज़न भी मिला हुआ होगा। ये लें जी। अच्छा जी, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वीड रिमूवल के लिए हम बात करते हैं। जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए प्री इमरजेंस वीडिसाइड्स इसमें इस्तेमाल की जाती हैं ताकि जड़ी बूटी उगे ही ना। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल डुआल गोल्ड आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, पेंडीमेथिलीन कर सकते हैं, आप इसमें ऑर्गेनिक मल्च इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें ब्लैक पॉलीथीन पेपर मल्च कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जड़ी बूटी वहाँ पे उगेगी नहीं, और जो उगेगी वो, अच्छा आप इधर आ जाएं ज़रा, पीछे लोगों को ना नज़र नहीं आ रहा, इधर आ जाइए आगे जो खड़े हुए। हाँ आप भी बैठ जाइए आपका भी। अच्छा, इंटरक्रॉपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने लाजमन पपीते के खेत में सब्ज़ी काश्त करनी और कुछ नहीं लगाना। क्यों? एक तो सब्ज़ी आपका साथ साथ ख़र्चा देना शुरू हो जाएगी। कुछ 45 दिन में पैसे देना शुरू हो जाती हैं, कुछ 2 माह में शुरू हो जाती हैं, कुछ 3 माह में शुरू हो जाती हैं। सबसे जल्दी आपको टिंडी पैदावार देती है। टिंडी जो है समर स्क्वाश जिसे कहते हैं, स्क्वाश जो है वो अर्लीस्ट प्रोडक्शन आपको देती है। 34 दिन के अंदर ये पैदावार देना शुरू करती है ताकि आपके पपीते का रनिंग एक्सपेंस जो है, हमने इसके अंदर कद्दू लगाया था, टिंडी लगाई थी, करेला लगाया था, उसने हमारे अभी तक जितने एक्सपेंस थे वो हमें मीट कर दिए। और आज हम समझें कि ये हमारी क्रॉप जो है हमारी फ्री में खड़ी है, तो हमने इसके अंदर ज़्यादातर जो है वो सब्ज़ी काश्त की है जी। आगे अगर हम चलें तो इसके अंदर हमारी इंटरक्रॉपिंग के बाद रिमूवल ऑफ मेल प्लांट्स। इन पौधों में आम तौर पे जो हाइब्रिड्स हैं मेल प्लांट आते ही नहीं हैं इसके अंदर। अगर आपने देसी लगा रहे हैं तो उसके अंदर मेल प्लांट्स के आने की चांस बढ़ते हैं। उसके बाद मेच्योरिटी के इंडिसेस कैसे होते हैं कि मेच्योरिटी किस लेवल पे जाके आती है। आगे चलते हैं जी, ये निकाल दें दूसरी वर्षी, ये आपकी एंड वाली पहले आ गई है जी। पपाया की नर्सरी लगाने के लिए आपके पास इस तरह के ब्लैक पॉलीथीन पेपर बैग होने चाहिए। साइज़ आप उसका 5x7 ले सकते हैं या 4x9 भी ले सकते हैं। ठीक है जी। इसमें से एक्स्ट्रा मॉइस्चर को निकालने के लिए आपके पास पंचिंग मशीन होती है। इसको आपने यहाँ पे सेटल करके, यार आ जाए हेल्प के लिए जी, ये इसको पंच करते हैं और डबल पंच करें इसको जी। इसके अंदर आप देखेंगे सुराख हो गए हैं। बड़ा आसान सा तरीका है। आम लोग इसके अंदर मट्टी भरते हैं, मट्टी के अंदर थोड़ी सी पीट मॉस भी डाल लेते हैं या कोई भी लीफ कंपोस्ट डाल लेते हैं। ये भी आज आपको करके दिखाएंगे जी सारा। सॉरी, सही साइड से करें जी ज़रा, ताकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है उसके अंदर से रिमूव होता जाए। ठीक है जी। ये मैंने ऊपर वाली साइड पे गलती से कर दी, यहाँ पे करनी होती है। ठीक है जी। इस जगह पे आपने करना है ताकि इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो इसके अंदर से पानी जो है वो निकलता जाए जी। इधर लगातार आवाज़ आ रही है जी ज़रा। अच्छा जी, दिखाएं जी ज़रा। ये जी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसके सुराख हैं। जो बंदा अपने इन थैलियों में सुराख नहीं करेगा उसका 100% पौधा डेसिकेट कर जाएगा, नहीं बचेगा। जैसे ही बड़ा होगा उसको नीचे से पानी चोक करेगा और वो ख़त्म हो जाएगा। आइए जी, पनीरी निकालें, पौधा निकालें। इसके अंदर हमने मट्टी भरनी है।
मट्टी भर के इसके अंदर बीज लगाना है। मैं अभी आपको बीज भी दिखाता हूँ, ये दिखाइएगा जी। अब ये देखें, थोड़ी सी बड़े साइज़ की अगर आपने थैली इस्तेमाल कर ली है, आपको अक्सर ना कुछ सियाने लोग मिलेंगे, वो सियाने लोग ना हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में होते हैं। वो जो कहते हैं ना, चाचा एडी बड़ी थैली हमें ला ली है, मतलब इस छोटी छोटी बातों में आपसे ज़िद करेंगे। आपने कहना जो हमने ट्रेनिंग में देखी हमने वही लगानी है। ये मज़बूत भी है, स्ट्रॉन्ग है, इसमें आपका 2 महीने का 2.5 महीने का पौधा भी आराम से रह सकता है। तो हम क्यों छोटी लगाएं, चंद पैसों की बचत के लिए अपने मेन प्रोजेक्ट को नुकसान नहीं देना। आपके पास पौधा जो है इस वक्त ये तकरीबन 2.5 माह की उम्र का पौधा है, और आप देख सकते हैं कि कितना विगरस है, और इसके हर जगह के ऊपर जो है पत्ते जो है निकले हुए हैं जी। ब्लैक और डार्क ब्लैक कलर हाँ, अच्छा, इसका जो कलर जो है ना लाजमन ब्लैक रखना है आपने, क्योंकि जड़ को रोशनी नहीं चाहिए। जो रूट होती है वो रोशनी लवर नहीं होती है, तो आपने इसको वाइट शॉपर नहीं लगाना है जी। एक लड़का आगे आया जी, कोई आप में से कौन है इनमें से? आगे मट्टी कोई स्पेशल होगी या कोई आम मट्टी जी, खेत की अपर, ये एक दफ़ा ना सबको दिखा रहा है एंड तक जाते। इसका बड़ा है जी, इसका 6'9" है, 6'9". अच्छा, आपने इसके अंदर क्या क्या चीज़ डालनी है मट्टी में भी आपको बता देता हूँ। आपने आधी भाल डालनी है, और आधी इसके अंदर अपर सॉइल लेयर, अपनी ज़मीन की ऊपर की जो अच्छी मट्टी है वो आपने मीठी मट्टी जो है ना वो इसमें डालनी है जी। और दूसरा आपने क्या करना है, इस मट्टी के साथ साथ आपने एन सेंटर में थोड़ी सी मिकदार में पीट मॉस डाल देनी है। पीट मॉस के अंदर आपने बीज लगाना है। पीट ऑफ द मॉसेस, ये उगाने वाली बड़ी अच्छी, अगर आपके, मेरा ख्याल आजकल ज़्यादातर लोग जानते ही होते हैं, ये उगाने वाला एक मीडियम है जो मॉसेस की पीट से बनता है। लैटवियन स्टेट से, रशिया से इंपोर्ट किया जाता है, और पाकिस्तान में इसके मुतबादल पाइन पीस्ट या कोको पीट जो है वो इसकी अवेलेबल होती है। ये मेरे हाथ में जिस वक्त पपीते का बीज है जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये बड़ा लाइट वेट बीज होता है। 10 ग्राम के पैकेट के अंदर 750 बीज होते हैं जी, ठीक है जी। 10 ग्राम के पैकेट के अंदर 750 बीज होते हैं, और मुख्तलिफ़ कंपनियाँ इसको मार्केट करती हैं 12,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, इस रेंज के अंदर मुख्तलिफ़ कंपनियाँ इसको मार्केट करती हैं। वैराइटीज़ अगर मेरे से पूछेंगे तो 4 वैराइटीज़ अच्छी हैं जो चल रही हैं। इसमें जो सबसे कामयाब 4 वैराइटीज़ हैं, रेड लेडी जो यहाँ पे भी लगा हुआ है, सिंध में सांता है जो ज़रा उसका टेस्ट अच्छा नहीं है लेकिन सिंध में बहुत खाया जाता है, फिर रेड किंग है, और जो चौथी है वो बिग डैडी है। ये 4 किस्में जो हैं, इसके अलावा बेशुमार 10-12 वैराइटीज़ जो हैं वो इस वक्त फील्ड में हाइब्रिड जो हैं वो मौजूद हैं। आप अपनी चॉइस के मुताबिक, अपने लोगों के मुताबिक जो है जर्मिनेशन रेट क्या है? जी बताता हूँ जी, आइएगा ज़रा। ये सबको ना बीज दिखा के आपने आने हैं, ये सबको बीज एक दफ़ा दिखाएं आगे जी। जर्मिनेशन रेट जो है जी, अगर तो आपने इसको पकड़ा और लगा दिया और कहा कि उग जाओ, तो ये हो सकता है 50% भी जर्मिनेट ना कर पाए। इसको उगाने से पहले इसकी डोरमेंसी तोड़ना बड़ा ज़रूरी होता है। बीज बड़ा सियाना होता है, याद रखिएगा। बीज के अंदर अल्लाह पाक ने 2 सेंसर्स या 2 दिमाग रखे होते हैं। एक दिमाग उसको बताता है कि उगने का वक़्त आ गया है। वो कैसे बताता है? वो स्मेल करता है मॉइस्चर को। कुछ बीज जो होते हैं ना वो एक दिन के अंदर स्मेल करके उगने का फ़ैसला कर लेते हैं, कुछ फ़ैसला करते हैं 3, 4, 5 दिन के बाद। तो ये बड़ा सियाना बीज है, ये कई दिनों के बाद फ़ैसला करता है, ये देखता रहता है। फिर उसके बाद ये अपना इम्बिबिएशन जो है ना वो स्टार्ट करता है। माइक्रोपाइल एंड के ऊपर इसका छोटा सा सुराख होता है, उस सुराख में से इम्बाइब करता है, पानी लेता है, और उसके बाद उस पानी को हल्का सा अपने अंदर जाने की इजाज़त देता है, जहाँ पे इसके अंदर इसका जड़ और कॉटलिडन वगैरह पड़ा है। फिर ये वहाँ से उगता है, और उगने के बाद दूसरा दिमाग काम करना शुरू करता है। वो जड़ को हमेशा रोशनी से दूर लेके जाता है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म के साथ, और पत्ते को हमेशा वो ऊपर ले। ये सिर्फ इसी बीज की खासियत नहीं है, ये दुनिया के हर बीज के अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो अपने सेंसर्स के साथ जो है वो उगते हैं, और अल्लाह पाक जो है वो उसको इसमें गाइड करते हैं। और ये सारा एंजाइमेटिक खेल है कि कौन कौन से एंजाइम्स कैसे आते हैं और वो कैसे। कभी आपने किसी बीज को उल्टा उगता हुआ नहीं देखा होगा कि जड़ बाहर निकल आई हो और नीचे से, अगर वो गलती से कभी उल्टा बीज लग भी जाए तो जड़ को टर्न करके दोबारा अंदर ले जाता है जी। ये इसका मुझे कटिंग वाला दिखाइएगा नाइफ की तरीके। ये आपने अभी बात की कि नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म पे, तो उसकी रूट्स बाहर आ जानी चाहिए शापर से। नहीं, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म के साथ वो नीचे जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, यानी कि नीचे की तरफ। ठीक है जी, नीचे की तरफ जाता है। पॉजिटिव हो गया नहीं, उसको कहते नहीं है। उसका जो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होता है ना, उससे पत्ता बाहर निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। डोरमेंसी तोड़ने के लिए क्या करना है? हाँ, जो
डोरमेंसी तोड़ने के लिए जी इस बीज को सबसे पहले तो जो मेरा अपना उसमें तरीका है, हम उसको बड़े अच्छे तरीके से हिलाते हैं, दीवारों से टकराते हैं, हल्की हल्की ज़रब लगाते हैं, और असल काम उसको तौलिए में गीले टॉवल के अंदर लपेट के उसको 5 दिन या 4 दिन के लिए गर्म कमरे में रख देते हैं। आजकल गर्माइश के लिए सबसे अच्छा है जी किसी रज़ाइयों वाले कमरे में रख दें, हीटर के आगे नहीं रख देना। अक्सर मैं एक दोस्त लेके गए थे, उन्हें हीटर के रख देता, बस फिर उस तो बाद ना हीटर है ना बीज रहे। तो कोशिश करना है कि जी उसको किसी निगे कमरे में, आम अल्फाज में निगा कमरा जो होता है ना गर्म, जहाँ पे टेम्परेचर 25, 28, 30 कूजी टेम्परेचर है, वहाँ पे आपने रखना है जी। 95% से ऊपर होना चाहिए जी। हर अच्छे सीड सेलर का 95+% होता है। हमारे पास जो लगता है अल्हम्दुलिल्लाह 100% ही उगता है। उगने के बाद कभी थोड़ी बहुत मोर्टेलिटी आ जाए, और वो उसमें भी हमारी अपनी नलायकी शामिल होती है अगर हम उसको ट्रीट ना कर सकें हो तो। आगे करें। अच्छा जी, प्लांटिंग डेंसिटी और लैंड प्रेपरेशन। लैंड प्रेपरेशन में ज़मीन के नीचे कड़ को तोड़ना बड़ा ज़रूरी है। आपकी ज़मीन के अंदर अगर रेत मौजूद नहीं है तो रेत का एक ट्रक रेत का उसके अंदर डलवा लें ताकि उसको पोरोसिटी बढ़ जाए। ज़मीन का कड़ जो है उसका 1.5 फुट पे 2 फुट के ऊपर हार्ड लेयर होती है, वो एक दफ़ा तोड़ लें तो आपकी 4-5 साल तक वो टूटी रहती है। आपने 3 फालों वाले हल के साथ, जिसको चिज़ल प्लो कहते हैं, उसके साथ नीचे उसको ब्रेक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आम रोटावेटर से जैसे ज़मीन तैयार करते हैं, खेलें निकालनी है। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो 5 से 6 फुट रखा जाता है, और लाइन टू लाइन डिस्टेंस जो है वो हमारा रखा जाता है 9 फीट का। ठीक है जी, 9 फुट का फासला लाइन टू लाइन हमने रखना है। यहाँ पे भी आपने लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग इसको सिंगल प्लांट के तौर पे भी लगाते हैं और कुछ इसको डबल प्लांट के तौर पे। इस फार्म पे हमने इसको डबल प्लांट के तौर पे लगाया। क्यों? हमें डर था। लाइन टू लाइन जी हमारा 9 फीट 6 और 9 कर लें सीधा सीधा से। अच्छा, आपने एकड़ में अगर 1200 पौधे लगाए हैं तो आपने 200 पौधा अजाफी जो है उसी दिन एक लाइन के अंदर भी लगा देना है। फॉर एग्जांपल ये जो हमारी लाइन यहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा पौधे लगाए थे। इस लाइन से हमने पौधे उखाड़ के नागे पूरे किए हैं इस एकड़ में भी, और जो आगे हमारे एकड़ लगे हुए हैं वहाँ पे भी हमने पूरे किए थे। अजान के बाद करते हैं जी। इरिगेशन मैन्योरिंग का बेहतरीन मौसम पनीरी तैयार करने का अब है, जब हम खड़े हैं दिसंबर में। दिसंबर में आप इसकी पनीरी लगाएं। छोटे छोटे बीज इन थैलियों में या सीडलिंग ट्रे के अंदर लगा दें। मुख्तलिफ़ इलाकों के हिसाब से फरवरी या मार्च में जैसे कोरा ख़त्म हो, फ्रॉस्ट ख़त्म हो जाए तो उसको ओपन खेत के अंदर लगा दें। ये आइडियल टाइम है जी। बाकी तो लोग अप्रैल में भी लगाते हैं, लोग लेट भी लगाते हैं। जो आइडियल टाइम है हम इसमें बैठे हुए हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इसको 20-25 दिसंबर से पहले पहले अपना बीज जो है इसमें लगा दें ताकि वो उग जाए। बिल्कुल नसीब बना लें, और अपने इलाके के हिसाब से उसको आप फरवरी के एंड पे या मार्च के मिड में जाके ओपन में लगा दें। ओपन में लगाने के बाद 2 चीज़ों की एहतियात ज़रूरी है। एक तो पानी आपने उसको लगातार इरिगेशन देनी है। पहला 1 हफ़्ता आपने बड़ा एहतियात करना है, उसको पानी ज़्यादा देना है। नंबर 2, लगाने के फ़ौरन बाद उसके ऊपर जिन जिन कीड़ों का अटैक आएगा, ख़ास तौर पर रस चूसने वाले कीड़ों का, उसके लिए पनीरी से पौधे को कड़वा करके लेके जाते हैं। यानी कि कीड़े का स्प्रे यहाँ से इसको करके 2-3 स्प्रे करके फिर खेत में मुंतकिल करते हैं, और वहाँ पे भी मुंतकिल करने के फ़ौरन बाद 1 स्प्रे कर देते हैं ताकि इसको एफिड, जेसिड, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई इनके अटैक से बचाया जा सके। अच्छा, आज के ग्रुप में हम आपको जो ये कीड़े बता रहे हैं ना, इनके साथ साथ दवाइयाँ भी बताएँगे। अगर आपने गलती से कोई नंबर ऐसा लिखवा दिया जिसके ऊपर व्हाट्सएप नहीं है तो आज आप अपना व्हाट्सएप का नंबर अभी से चेंज करवा लें, क्योंकि ये सारी मालूमात आपको थ्रू व्हाट्सएप जो है इस ग्रुप के अंदर मिलनी है। तस्वीरें आएंगी, वीडियो आएंगी, आज की जो ट्रेनिंग है इसकी तस्वीरें आएंगी, और साथ ही लगाने के साथ ये जो प्रेजेंटेशन है ये सारी भी उसके अंदर आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको डे बाय डे उसमें इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। अगर किसी का नाम गलती से एंटर ना हो सका हो तो मेरा नंबर नोट कर लें। उस नंबर पर आपने मुझे बता देना है कि जी मेरा नंबर ऐड नहीं हुआ। 0344, ये मेरा नंबर है जी व्हाट्सएप का, 0344, उसके बाद 444 2001। मैं दोबारा बोलता हूँ जी, 0344 444 2001 2001, 0344 444 2001। साजिद संधू मेरा नाम है।
और जिन लोगों से पहले तारफ़ नहीं है उनको मैं बताता चलूँ कि मैंने ज़री यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद यहीं पे पढ़ाया और एज अ लेक्चरर यहाँ पे 7-8 साल मैंने पढ़ाने के बाद अपनी काश्तकारी शुरू की। आज मैं वेजिटेबल टनल फार्मिंग कर रहा हूँ बहुत बड़े एरिया पे। फिर अपनी किचन गार्डनिंग के बहुत सारे हम काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट को बहुत सारी जगहों के ऊपर हम गाइडेंस के लिए हमारे पास जो है वो स्ट्रेटजी प्लान जो है वो हम उनको देते हैं। कुछ जगहों पे कंसल्टेंसीज दे रहे हैं। अराउंड हमारी जो कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन दे रही है वो कोई 70,000 एकड़ पे हम कंसल्टेंसीज दे रहे हैं और वो ज़्यादातर जो है वो पपाया की हैं या ऑर्चिड्स की हाई डेंसिटी या फिर उसमें हम टनल फार्मिंग और वेजिटेबल फार्मिंग की कंसल्टेंसी देते हैं। हमारे पास इस वक्त कोई 300 के लगभग फार्म मैनेजर्स, सुपरवाइज़र्स और लोग मौजूद हैं। आप में से किसी को अगर फार्म मैनेजर चाहिए होगा या सुपरवाइज़र चाहिए होगा तो हम उसको वो भी प्रोवाइड कर देंगे। प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि वो जो तनख्वाह होगी वो आपकी और उसकी तय होगी, उसमें हमारी कंपनी का कोई रोल नहीं होगा। हम आपको सिर्फ इंटरव्यू करवाएंगे कि ये बंदे 2 ले लें 3 ले लें, में जो चूज़ करना है आप इसमें बेहतर बंदा चूज़ कर लें। अच्छा, ये जो है जी हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको मैं काट के आपको दिखाने लगा था कि आपने किसी भी जगह पे अगर गए हैं, ये पकड़िएगा नाम, ये देखें जिसके अगर हम काटते हैं तो इसके 2 किस्म के एज बनते हैं। जो ग्राफ्टिंग करने वाले हज़रात हैं, जब हम इसको उठा के अपने खेत के पौधे पे आके यूँ लगाते हैं तो ये उसके अंदर पिन अप हो जाता है। तो इसको टेप करने के बाद ये 100% इसके चलने के इम्कानात होते हैं, बशर्ते कि आप इसको सही तरीके से इसके ऊपर ग्रिप कर दें। तो ये आपके पास टूल्स जो हैं इस तरह के लाजमन, मेरी बड़ी माइक्रोस्कोप छोटे वाले दिखा दीजिए, वो छोटे बैग में। सर आपने बताया कि ये दिसंबर में आप बीज लगा सकते हैं पनीरी तैयार, तो अब ठंड बहुत ज़्यादा आ रही, टेम्परेचर कम होगा तो फिर शापर वगैरह डालना पड़ेगा उसको बचाने के लिए या चलते रहने दें? देखेंगे अगर तो आपका बाबा बड़ा तगड़ा को दुआशवा देगा तो फिर तो वैसे भी उग पड़ेगा और चलेगा, लेकिन बाबा जी अगर तगड़े नहीं हैं तो फिर शापर लाजमन लगाना पड़ेगा। बाबा जी भी रखना पड़ेगा, बाबा जी रखने पड़े, दवा से करानी पड़नी है नहीं। शापर ज़रूरी है इसका। शापर 100%। मैं आपको टेम्परेचर रेंज बताई है। अगर आपके इलाके में टेम्परेचर नाइट का जो है वो 18 डिग्री से नीचे नहीं जाता तो फिर आप मतलब हम पाकिस्तान के ऐसे इलाकों में भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं नहीं शॉपर ना डालें। लेकिन अगर आपके इलाके में टेम्परेचर 18 से नीचे जा रहा है अगले दिनों में तो फिर आपने लाजमन उसके ऊपर। अच्छा, लेकिन देखें पनीरी तो एक मरला जगह पे लगनी है, जितनी जगह पे हम बैठे हैं 4-5 मरले जगह है, एक मरले जगह के ऊपर आपका बमुश्किल 500 रुपये का शॉपर लगेगा। उस शॉपर के अंदर बल्कि आपने एक बल्ब लगाना है जिसको हम कहते हैं फ़िलिप्स का रेड लाइट वाला बल्ब, सुरख इंफ्रा रेड बल्ब होता है वो वाला। और इंफ्रारेड बल्ब की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो हीटिंग देता है और साथ आपको इंफ्रारेड रेज भी देता है जो उसको पौधे को ज़रा रैपिड ग्रोथ के अंदर हेल्प करती हैं। तो 100 वाट का बल्ब है, आपकी पूरी टनल के लिए वो काफ़ी होगा, उसको गर्म रखने के लिए भी और पौधे को चलाने के लिए भी। कोई भी रेड लाइट इंफ्रारेड होती है? नहीं, कोई भी नहीं, हर एक नहीं, इनका स्पेशल है। और फ़िलिप्स के हर अच्छे आउटलेट से आपको मिल जाएगा इंफ्रारेड। आमतौर पर लोग ना वो गोडे शोडे सेकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये करें जी। मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइज़र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी। मैन्योर क्या देनी है, खाद क्या देनी है, फर्टिलाइज़र क्या देनी है, ये हमारे इस फार्म पे, इस पूरे फार्म को जो चलाने का सेरा था और हमारी टीम के जो सबसे स्पेशलिस्ट जिनको आज हमने पपाया चैम्पियन का भी अवार्ड दिया, हनान साहब हैं, ये आपको इसकी फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे कि बेसल डोज कितनी रखनी है, इसको चलाना कैसे है, खुराक कितनी देनी है, ये जी हनान साहब आपको बताएंगे। हनान साहब जो हैं जी हमारे बिज़नेस मैनेजर भी हैं और एग्रीकल्चर के टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हमने पौधे लगाए थे तो साजिद साहब ने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने जो है सबसे पहले गड्ढे बनाए थे। तो उन गड्ढों को फिलअप करने के लिए हमने 3 चीज़ें इस्तेमाल की थी। एक हिस्सा हमने ऊपर वाली जो टॉप सॉइल थी और दूसरा हिस्सा जो था वो भल का और तीसरा हिस्सा जो था वो ये कंपोस्ट का या पीट मॉस का। उसके साथ हमने साथ इसमें NPK जो है वो शामिल की थी। उसमें हमने NPK 2020 जो है वो 2 kg इस्तेमाल की थी। साथ हमने SOP 1 kg डाला था। साथ में फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दी थी ताकि पौधा जो है वो एंड तक अच्छे तरीके से जो है वो चल सके। उसके बाद फिर हमने इसको जितनी भी एप्लीकेशंस की थी फर्टिलाइज़र्स की वो प्लांट के बिल्कुल साथ साथ की थी। उसका रिंग के साथ साथ तने से 3 इंच दूर हटा के हमने जो है वो फर्टिलाइज़र्स को दी थी। शुरू के अंदर हमने इसको फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल किया था, बाद में हमने इसके साथ फास्फोरिक एसिड के साथ हमने नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया है और जैसे जैसे ये फ्रूटिंग पे आता गया इसको पोटाश और ट्रेस एलिमेंट्स का जो है वो इस्तेमाल किया गया। मीनवाइल इसमें बीच में हमने अमाइनो एसिड्स
और फुलविक एसिड का जो है वो इस्तेमाल किया। बल्कि ये अभी आप लाइन एक देख भी सकेंगे जिसके ऊपर हमने अभी रिसेंटली फुलविक एसिड का जो है वो ट्रायल कंप्लीट किया है। तो जिस लाइन के ऊपर आपको फुलविक एसिड का स्प्रे नज़र आएगा उसमें आपको नीचे से लेके ऊपर तक जो है एक तो फ्रूटिंग का साइज़ बेहतर नज़र आएगा, और दूसरे नंबर पे यह है कि उसमें पकने की रेशो सर्दी के अंदर जो है वो ज़्यादा नज़र आई है। दूसरा उसमें एक ये भी फ़ायदा मिला है कि डिज़ीज़ रेजिस्टेंस जो है वो उसने बड़ी अच्छी शो किया है, क्योंकि उसको उस लाइन को हमने पिछले 1 महीने से उसके ऊपर जो है वो कोई भी स्प्रे जो है वो हमने नहीं की। दूसरा अगर इस पर बात करें हम इंसेक्टिसाइड की या जो हमने इसके ऊपर फंजीसाइड की है, तो इंसेक्टिसाइड इसको हमने हफ्ते में 2 दफ़ा किया जी, क्योंकि हमने इसको अप्रैल में लगाया था। अप्रैल के अंदर आपका टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, तो जब आपका टेम्परेचर हाई होता है तो उसके साथ जो आपके इंसेक्ट होते हैं उनका प्रेशर भी जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो स्प्रे की तकनीक यूज़ की गई थी वो ये थी कि हमने अंडे जो थे उनको मारने के लिए अलग से स्प्रे यूज़ किया था और अडल्ट्स को जो है वो अलग से किया था। साथ में नियाब इंस्टीट्यूट का एक प्रोडक्ट आया था नियाब इको के नाम से, वो उसमें बेसिकली 3 तरह के उसके फ़ायदे थे। एक तो वो इंसेक्टिसाइड भी था, दूसरे नंबर पे वो फंजीसाइड भी था, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के तौर पे भी इस्तेमाल किया था। तो अभी तक हमने टोटल यहाँ पे जो अप्रैल में लगाए थे 250 प्लांट्स लगाए थे। तो अभी जो मैंने 1 वीक पहले कैलकुलेट करके गया था, सिर्फ उसमें से ओनली 200 प्लांट जो थे वो मिसिंग थे, वायरस की वजह से नहीं। वो भी आप कह लें कि शुरू में इसमें किसी वजह से जो है वो डंपिंग ऑफ की प्रॉब्लम आ गई या पानी कहीं पे ज़्यादा लग गया, तो उस वजह से जो है ये प्रॉब्लम आ गई। लेकिन इसमें जो बेसिकली फार्मूला जो हमने इस्तेमाल किया था वो मैं बता देता हूँ। देखिए, पौधे को या कोई भी आपका जानदार है उसको सर्वाइव करने के लिए 16 किस्म के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल करूँ, आपने कोई ऐसी चक्की देखी हो कि जिसमें आप एक साइड से 40 मन दाने डालें और आगे से आप कहें कि उसमें से 60 किलो जो है वो निकल आएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं होता। गंदम में हम 50 किलो बीज देते हैं, 3 या 4 बोरियां हम जो है वो खाद देते हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जी हम 40 से लेके 50 मन जो है वो पैदावार लेंगे। तो इतनी खाद इतने बीज से कैसे पॉसिबल है? देखें, 3 उसके जो हैं वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो हैं जो अल्लाह ताला ने अपने पास रखे हैं। जो सबसे पहले आपके पास जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लिटरेचर कहता है कि शायद अगर आपको खाली जो है वो कार्बन देनी पड़ती तो एक दिन के अंदर आपको 25 बोरियां देनी पड़ती, हम डालते हुए थक जाते। लेकिन ये अल्लाह पाक ने अपने पास रखी, और यही वजह कि अल्लाह ताला ने बड़ा थोड़ा सा उशर जो है ना उसके बदले में हमसे मांगा है, वो भी उसने मतलब अपने बंदों के लिए कहा। दूसरे नंबर पे ये है कि उसमें NPK, ये 3 बड़े एलिमेंट्स हैं जो कि हम नार्मी तौर पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं। N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का बड़ा सिंपली अगर आपने याद रखना है, जितने भी सब्ज़ हिस्से की ग्रोथ होती है वो नाइट्रोजन का काम होता है। फ्लावरिंग को डेवलप करवाना ये नाइट्रोजन का हिस्सा है, या क्लोरोफिल का बेसिक पार्ट जो है वो नाइट्रोजन है। नंबर 2 पे आपकी आ जाती है फास्फोरस। फास्फोरस में ये पाकिस्तानी ज़मीनों में ये बड़ी मुश्किल से जो है वो अवेलेबल होती है। पता नहीं मुझे तो समझ नहीं आती किस बंदे ने पाकिस्तान के अंदर जो थी वो DAP जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी थी, जबकि आपकी अपनी सॉइल की जो pH है वो 8 से ऊपर है, और आप उसमें 8.5 की ही फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, जिसका लिटरेचर कहता है कि ओनली 5% जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं। बाकी 95% हम अपने हाथों से डाली हुई फास्फोरस को जो है वो ज़ाया कर देते हैं। उसका सबसे बेहतरीन सोर्स पाकिस्तानी ज़मीनों के लिहाज से नंबर 1 टॉप पे अगर देखा जाए तो आपका फॉस्फोरिक एसिड है, चूँकि वो थोड़ा सा कॉस्टली हो गया। नंबर 2 पे आ जाता है मोनो अमोनियम फास्फेट 126100। तीसरे नंबर पे आपकी आ जाती है नाइट्रोफास। अच्छा, जब भी आप किसी भी क्रॉप में फास्फोरस का जब इस्तेमाल करवाते हैं तो उसको कभी भी केला ना करवाया करें, क्योंकि जब ये ज़मीन में जाएगी तो ये सबसे पहले जाके आपकी जिंक के साथ या आपकी कैल्शियम के साथ मिलेगी, और ये बॉन्ड बना के अनअवेलेबल हो जाएगी, और तीसरे महीने के बाद तो ये परमानेंट उसमें बॉन्ड्स में चली जाती है। हमेशा उसको आपने जब भी इस्तेमाल करना है ह्यूमिक एसिड या सल्फ़र का जो इस्तेमाल है वो लाजमन करें, क्योंकि ये आपस में जब ज़मीन के अंदर जाएगी तो इनका जो बॉन्ड है वो वीक बनेगा। तीसरा बड़ा जो एलिमेंट है वो है जी पोटाश। पोटाश जो होता है ये डिज़ीज़ यानी कि पौधे की जो रेजिस्टेंस डेवलप होनी होती है वो आपकी पोटाश करवाती है। दूसरा आपका जो फ्रूट साइज़ इंक्रीज़ करवाना होता है या नंबर ऑफ़ फ्रूट्स जो इंक्रीज़ करवाने होते हैं वो पोटाश के जो है ना वो ज़िम्मे होते हैं। बाकी बच जाते हैं हमारे 9, इनको हम ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं, जो कि अब माशाल्लाह अब हमारे ज़िम्मेदार समझने लग गए हैं, वरना तो खैर उनको इनके इस्तेमाल का भी खैर इतना आइडिया नहीं था।
उसमें आपकी कैल्शियम है, मैग्नीशियम और साथ में आपकी आ गई कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनियम और फेरस। अगर इनको बड़े 2-3 की मैं मेजर की बात कर लेता हूँ, सिर्फ बोरान की आप मिसाल ले लें कि बोरान जब आपका पोलिनेशन का टाइम होता है, किसी भी क्रॉप का पोलिनेशन का टाइम होता है, उस वक्त उसको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो बोरान की होती है। इसी तरीके से अगर आप कैल्शियम की हम बात कर लें, चूँकि पाकिस्तानी ज़मीनें कैल्शियम से तो बनी हुई हैं लेकिन वो कैल्शियम पौधों को अवेलेबल नहीं है, तो आप जब भी देखेंगे कि कैल्शियम जो है वो आप डालेंगे तो आपके प्लांट्स एक दफ़ा बड़े हेल्थी आपको नज़र आएंगे। उसकी रीज़न ये है कि लिटरेचर के अंदर ये चीज़ मिलती है कि जो आपकी रूट शेयर होती हैं ना, ये कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाती हैं और फिर ये बाद में डेवलप होती हैं, और ये सब काम जो होता है ये कैल्शियम के जो है ना वो ज़िम्मे होता है। तो इसी तरीके से अगर आप मोलिब्डेनियम की बात करें, बड़ा महंगा ये एक फर्टिलाइज़र है, लेकिन इसका सिर्फ अगर आप 1 एकड़ के ऊपर 1 ग्राम स्प्रे कर देते हैं, लिटरेचर कहता है कि ये आपका समझ लें 1000 नाइट्रोजन की बोरी देने से बेहतर है। क्योंकि अब एग्रीकल्चर जो है वो थोड़ी शिफ्ट हो रही है, फिर ये सारी चीज़ें जब ज़मीन में जाती हैं, पौधा इनको रूट्स के ज़रिए ले लेता है और एंड आके पत्ते इसकी फैक्ट्री होते हैं जहाँ पे इसके अपना साइकिल कंप्लीट करता है। जो एंड पे चीज़ बनती है उसको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं, उसमें टोटल प्रोटीन्स के यूनिट को हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो सर्दियों के दिनों में जब आपकी फ्रॉस्ट पड़ रही होती है या टेम्परेचर बड़ा डाउन होता है, सूरज नहीं मिलता, तो पौधा अपना वो साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकता। तो उन दिनों के अंदर कोई भी आपकी क्रॉप है, आप अमाइनो एसिड या फुलविक एसिड को मिला के उसके ऊपर जो है वो आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये बाकी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी इसका जो चार्ट्स बने हुए हैं कितनी फर्टिलाइज़र जो है वो इस वक्त तक डाली गई है, लेकिन वैसे मैं ओवरऑल आपको बताता हूँ अभी तक इसमें जो फास्फोरस हमने दी है वो मैक्सिमम जो है वो एग्जैक्टली तो आपको चार्ट में आ जाएगी 1 बैग के लगभग होगी, और नाइट्रोजन के को लगभग 2 बैग होंगे, और बाकी ज़्यादा जो हमने वो इसमें फोकस किया था वो सल्फ़र और ह्यूमिक एसिड के ऊपर किया था। आज शाम को इंशाल्लाह ताला वो मैं सारा इस ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच सर। 435 सर हमारी साथ तो पौधे के उगने के फ़ौरन बाद डैम्पिंग ऑफ का मसला आता है। पौधे के उगने के बाद और चलने के बाद उसको वायरस का मसला आता है। ठीक है जी, ये 2 मसले हैं जो काश्तकारों को परेशान करते हैं और उनकी पैदावार को और उनके नंबर ऑफ़ प्लांट्स को जो है ना रिड्यूस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पौधे को लगाने, बीज को लगाने से पहले आपने उसको एंटी फंगल से ट्रीट करना है। मार्केट में कुछ 10 किस्म के एंटी फंगल मौजूद हैं। TMTD बेस्ट समझी जाती है, थायरम जो है, थायरम रेड जो है, ये सबसे अच्छी मेडिसिन है जो कि उगने के फ़ौरन बाद उन तमाम जर्म्स को कंट्रोल करती है, जिससे पौधा जो है वो डैम्पिंग ऑफ का शिकार हो सकता है। छोटी स्टेज के ऊपर आपकी पनीरी मरने से बच सकती है अगर आप इसको, जब पौधा निकला बड़ा हुआ उसके तने के साथ चंद बीमारियां आती हैं। हमारे यहाँ पे आपको शायद पूरे खेत में एक भी पौधा बीमार नज़र ना आए। उसकी वजह, हम अपने पौधे के तने के साथ किसी किस्म की मट्टी नहीं लगाते हैं। अक्सर लोगों ने आपने देखा होगा कि मट्टी साथ चढ़ाई होती है। वो मट्टी चढ़ाने से पौधे के, देखिए जहाँ पे तना और जड़ आपस में मिलते हैं वहाँ पे एक रिंग बना होता है, उस रिंग को क्राउन कहते हैं। और जब क्राउन के ऊपर पानी ज़्यादा देर चिपका रहता है तो उस पानी के चिपकने से, वहाँ पे गीला रहने से वहाँ पे बीमारी फैलती है, जिससे ये हालत इसकी होनी शुरू हो जाती है। अब देखिएगा ये उसकी स्टेम रॉट है, स्टेम रॉट, तना गल गया उसका जी। तना जो है अंदर से ब्लैक होता है और उसका जाइलम फ्लोएम टिश्यू कट हो जाते हैं और पौधा जो है वो लेटर स्टेजेस पे फल देना ख़त्म कर देता है या जड़ से बाज़ औक़ात गिर के वो गिर जाता है। तो स्टेम रॉट जो है बहुत बड़ी बीमारी है उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जो उसको मट्टी लगाते हैं तने को और फिर उस मट्टी को गीला रख देते हैं। तो मुझे अक्सर ज़िम्मेदारों के साथ ये बहस होती है कि भाई मट्टी क्यों लगाते हो, कहते हैं नहीं ताकत मिलती है। किस तरह ताकत मिलती है जी, मेरी समझ में नहीं आज तक आया। आज आप भी बैठे हैं, तजर्बा करके भी देख लेंगे। आप 20 फुट या 15 फुट लंबा बांस ले लें, उसको ज़मीन के ऊपर रख दें यूँ, उसको जितनी मर्ज़ी मट्टी लगा लें, उसको 2 फुट मट्टी लगा लें, 3 लगा लें, 4 लगा लें, उस बांस को हाथ से हल्का सा धक्का देंगे ना तो वो गिर जाएगा। अब ये पौधा आपके साथ लगा हुआ है, इसको कोई मट्टी तो नहीं लगाई हुई ना, मुझे इसको उखाड़ के दिखा दें। एंकरेज का प्रोसेस जो है वो अल्लाह पाक ने जड़ के ज़ुम्मे रखा हुआ है। इट्स अ एंकर।
ये उसको एंकर करके ज़मीन के अंदर गाड़ देता है, जकड़ लेता है। जितना पौधा ऊपर है उतनी इसकी जड़ नीचे चली जाती है और ये फिर उसको इतनी मजबूती से जकड़ लेती है कि आम छोटी मोटी आंधी या झटका इसको निकाल नहीं सकता है। तो कोशिश करें कि आपके पौधे की जड़ मजबूत हो, बजाय इसके कि आप उसको बाद में तने को मट्टी लगाना शुरू हो जाते हैं। तना, ट्रंक, इसका काम ही हवा में रहना है, इसका काम ज़मीन में या मट्टी में जाना नहीं है। मट्टी में रहने का काम सिर्फ जड़ का है, ठीक है। तो जो अल्लाह पाक के काम है उनको करने दें, जो अपने काम है वो खुद करें। वो हमसे सही होते नहीं हैं और हम दूसरे के मामलात में दखल दे के अपना बेड़ा गर्क करवाते हैं। अब हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह एक मुंशी ऐसा होता है जो एग्रीकल्चर की पूरी साइंस को रद्द करके बेड़ा गर्क करके निकाल देता है। हम ऐसे फार्म पे जाना ही पसंद नहीं करते जहाँ पे मुंशी मालिक से स्ट्रॉन्ग होता है। वो कभी भी आपका काम नहीं करने देगा, वो कभी भी आपको अच्छी दवाई इस्तेमाल नहीं करने देगा, वो कभी भी आपको कहते किसी चंगे पास से नहीं लगने देगा। क्यों? उसकी रोज़ी रोटी जो है आपकी ख़राबी के साथ वाबस्ता है। आपने 2 दफ़ा हल चला दिया, मुंशी का मूड ठीक नहीं ना, चलो साहब हल ठीक नहीं चले, एक बार होर चला दो, तो 40 किले तो दोबारा हल चल जाना, वट्टे नहीं सीधना बरीक हो जी, फिर चला दो। अब वो समझदार आदमी है, उसको पता है, नज़र आ रहा है, लेकिन चूँकि मुंशी ने कहा है ना तो उसको करना पड़ेगा। अच्छा, अब पैदावार कम आ गई ना, तुम उदों एक बार मैं आख्या था ना हल चला दो, तुम नहीं चलाया सी, इस वजह तो थोड़ा बेड़ा गर्क होया। तो बराए मेहरबानी अपने मुंशियों को या तो अहले इल्म के साथ बैठना नसीब करवाएं, या उनका इल्म बेहतर करें, या फिर मुंशी नहीं रख लें, तो या फिर मालिक बदल लें, मालिक चेंज हो जाए। अब तीनों में से जो सिचुएशन आपको पसंद है। हमारी इस वक्त एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो नालायक मुंशी हैं। आपके फार्म पे पपीता वो लगने नहीं देगा, और अगर लग गया तो उसको वो कामयाब नहीं होने देगा। क्यों? वो रेजिस्ट करेगा, वो कहेगा मैं केड़े मुसीबत में फंस गया हूँ। तो अगर आपने आज हमने आपको पपीता की कैलकुलेशन दिखाई, सुनाई, यहाँ पे कामयाब काश्तकार मौजूद हैं, इर्द गिर्द हमारे तकरीबन 40-50 एकड़ पे यहीं पे लगा हुआ है। इस 40-50 एकड़ के अंदर कोई ज़िम्मेदार आपको रोता हुआ या मायूस नहीं मिलेगा। हर बंदा कामयाबी के सफ़र पर खुशी से चंद एक स्वाए उसके, मतलब मैं आपको अपनी नाकामी की दास्तान भी बता देता हूँ, कामयाबी के साथ नाकामी भी बतानी चाहिए। इस खेत में मेरा ही पपीता लगा हुआ था और वो हमने आंधी से 1 दिन पहले लगाया और गीली ज़मीन के अंदर लगाया, ठीक है जी। पौधे भी बड़े थे, आंधी आई और उसने, और लगाया कौन से दिनों में? वो जून के महीने के अंदर लगाया। तेज़ आंधी आई, उसने सारे पौधे अपरूट कर दिए, जो कि लगने के 24-48 घंटे के अंदर उड़ गए। तो आपको मैं कब मौसम रिकमेंड कर रहा हूँ? फरवरी का, जब आंधियाँ नहीं चलती हैं, मौसम माइल्ड होता है, उसको जड़ बना 15 दिन मिल गया ना उसको, फिर नहीं वो खड़ा जाता। हवा से, आंधी से उसके तने के अंदर इतनी लचक मौजूद होती है। जब तना स्ट्रांग होता है ना तो उस वक्त जड़ भी बहुत बड़ी हो चुकी होती है। आप नोट करें कि जब पौधे की जड़ मजबूत नहीं है तो उसमें इतनी लचक मौजूद होती है कि वो आंधी का मुकाबला कर सकता है, ठीक है जी। और अब आखिरी बात आ गई इसकी कि इसके ऊपर वायरस जो आता है, आपने हर बंदे से सुना होगा जी कि मेरे पौधे पे वायरस आ गया और मेरा पौधा जो है वो डैमेज हो गया। इसके वायरस आने के 2 बड़े वजूहत हैं। एक तो होता है सीड बॉर्न, कि बीज के अंदर आ गया है, किसी ने आपको इन्फेक्टेड बीज दे दिया है, तो उसमें तो जो वायरस आना है उसने एक ख़ास एज के बाद जाके अपना वायरस देना ही देना है। दूसरा जो वायरस होता है वो होता है इंसेक्ट बॉर्न, कि आपका इंसेक्ट से एक से दूसरे तक बतौर वेक्टर वो ट्रैवल करता है, और कुछ कीड़े जो हैं वो जब बहुत ज़्यादा हमले में आ जाते हैं तो फिर भी आपके पौधे की जो शेप है वो वायरस जैसी कर देते हैं। तो आप ये समझें कि पाकिस्तान में जो 90% वायरस समझा जाता है वो वायरस होता नहीं है। वो वायरस जो है वो पौधों के रस चूसने की वजह से उसके पत्तों के नीचे जो आके बैठते हैं, और याद रखिए कभी भी बड़े पत्ते पे नहीं जाएगा, वो हमेशा छोटे और बारीक पत्ते पे। यहाँ पे किसी पत्ते से वायरस लगा और एक पत्ता को तोड़ के लाएं ज़रा, 1-2 पौधे थे यहाँ पे ना वायरस वाले। हाँ, आगे चेक करके लाइए। हाँ चलो, अच्छा जी, खाद का प्लान लगाना यहाँ पे ये मुझे आपके पास था जी मौजूद है। ये हमने एक ना जनरल सा एस्टिमेट बनाया हुआ है कि 1 एकड़ में कितना ख़र्चा आता है लगाने का। इसमें जी चिज़ल प्लो है, लेज़र है, प्लॉइंग है, प्लैंकिंग है, रोटावेटर है, इसके अंदर फरोज़ को निकालना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है हमारी वो वीडिसाइड जो स्प्रे करना है, इसके अंदर पॉलीथीन मल्च डालना, ये सारा ख़र्चा करते हुए नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 4,50,000 रुपया 1 एकड़ के ऊपर हमारा ख़र्चा आ जाता है। इसमें लेबर भी शामिल है, इसमें पौधे शामिल हैं, इसमें लगाना शामिल है। इसको अब करते हैं जी, इसमें अंदर कंसल्टेंसी भी शामिल है। आप इसमें से कंसल्टेंसी निकाल दें, आप इसमें से लेबर निकाल दें, आप इसमें से बीज के पौधे नर्सरी के ख़ुद तैयार करने शुरू कर दें, आपकी कॉस्ट कम होकर 3 लाख रुपए पे आ जाएगी। आप अगर अच्छे मैनेजर हैं तो आपकी कीमत
कम होती जाएगी। अगर आप बुरे मैनेजर हैं तो हो सकता है आप 6 लाख में भी एकड़ ना कर सकें। ठीक है जी, ये मैनेजमेंट स्किल्स हैं जिसकी बुनियाद पे फैसला होगा कि आपका एकड़ कितने पे है। जो हमने आपको एस्टिमेट दिया है ये तकरीबन को 4.5 लाख रुपए का 1 एकड़ का है। आप अच्छे मैनेजर हैं, इसको 3 लाख पे ले आएँ, बुरे हैं तो इससे भी 1 लाख बढ़ जाएगा। नहीं, ये आपको ग्रुप में आएगा जी आज सारा। ये वैसे आपको ये दे भी देते हैं, ये कुछ पेजेस हैं, दे दें इधर सारे। ये पेजेस हैं ये इधर से लेने जिनसे। साहब को वार्ड देना है इन्होंने। हाँ ये बिल्कुल